हैं विजय चोपड़ा जी के पास। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आज मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? आज हो सकता है 3-4 के बजाय 10-15 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएं। बेशक पूछिए दीप्ति जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया सर, आपने अनुमति दे दी है तो फिर पहला ही क्वेश्चन सर आपसे ये है कि अभी तक जितनी अर्निंग्स आई हैं, आप बहुत अच्छे से अर्निंग्स को देखते हो, अच्छे से एनालिसिस भी करते हो। कोई एक अर्निंग के बाद आपकी कन्विक्शन जिस पे हाई हुई है, जरा वो शेयर बता दो, और अर्निंग के बाद जिसमें आपकी कन्विक्शन लो हो गई है वो शेयर भी बता दो, ताकि दोनों का काम बन जाए। देखिए, अर्निंग्स तो एवरेज हैं डिम्पी, और मुझे लगता है अगर आप कहो कि बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं, ऐसा नहीं है, मगर बहुत बुरी आई हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मोटा माटी एवरेज अर्निंग्स हैं, और इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है तो आई वुड से कि बुराई नहीं है। अर्निंग के बाद एक स्टॉक है जो कि गिरा और हमारे बाय लिस्ट में भी आया, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि बजट में भी निर्मला जी ने बोला था कि नैनो डीएपी बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो बहुत कम है भारत में, और कोरोमंडल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है कि अग्रणी कंपनी है, वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है कोरोमंडल का, और नैनो डीएपी बनाती है, तो इस पे सरकार का एक पुश भी रहेगा। और बढ़िया पेरेंटेज बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कोरोमंडल अगर यहाँ पे खरीदा जाए 1090 के आसपास, और तो आराम से 1200 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। तो ये बात हुई कन्विक्शन की। दूसरी बात मैं कहूँगा कि एचडीएफसी का रिजल्ट जो आया, एचडीएफसी बैंक का, वहाँ पे मेरे कन्विक्शंस काफ़ी हिल गए, और मैं ये कहूँगा कि अभी भी एचडीएफसी में मेरा बाइंग का सिग्नल नहीं आया है, और मैं अभी भी एचडीएफसी बैंक से दूर रहूँगा, या फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल मना करूँगा। मगर और बहुत सारे स्टॉक्स हैं ड्यूरिंग द शो डिम्पी जी, अगर आप अलाउ करें तो आई वुड कीप ऑन रिकमेंडिंग। के पास आता हूँ, बहुत सारे शेयर उनसे पता करने हैं। चोपड़ा साहब, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मेरे को एक कंपनी तुरंत ध्यान आ जाती है, उसका नाम है मिष्ठान फूड्स। मेरे को अच्छे से याद है, आपने 17-18 पे ये बातचीत की थी। आज मैं इस शेयर को, मैंने जैसे आप आए ना, मैंने तुरंत उसको खोला और मैंने देखा इसका रेट चेक करूँ कितना हो गया, तो देखा 25 हो गया ये तो। और ये मैंने चार्ट मैंने अपनी स्क्रीन पर भी लगा रखा है, उन्होंने मेरी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। सर, ये बहुत ही बढ़िया चला, पहले तो इसके लिए थैंक यू, आपने निवेशकों के सामने सारी बात रखी और ये शेयर अच्छा से चलाया, बताया। और आप मेरे को ये बता पाएंगे कि अभी क्या करना है सर? 12, 13, 15, 16, 17, 18 इस लेवल पे किसी ने भी खरीदा हो, 25 का रेट आ रहा है, क्या किया जाए? सर अनम्यूट कीजिए, चोपड़ा जी, तभी आवाज आएगी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये पहली बार जब कवर किया था, आपको धन्यवाद, आपने याद रखा पहली चीज, क्योंकि आप लोग इतने शेयर्स, इतने एंकर्स, इतने लोगों से, इतने एनालिस्ट से मिलते हैं, फिर भी याद रखा, शुक्रिया डिप्टी उसके लिए। गया 18 से अब 25 है। देखिए, एक चीज, अभी इसका रिजल्ट आया था, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल हुआ है, और कोई भी कंपनी अगर एक साल में अपना रेवेन्यू डबल कर रही है, प्रॉफिट डबल कर रही है, तो ये निश्चित रूप से एक स्टार इन द मेकिंग है। और वहीं पे मैंने इसको 12 रुपए पे पकड़ा था, क्योंकि बड़ा अच्छा ग्रोथ पैटर्न दिखा रहा था। तो मेरा ये मानना है अभी भी ये 27-28 तक जा सकता है। जो लोग इसमें निवेशित हैं, इसमें निवेशित रहें, और निश्चित रूप से 4 महीने में पैसा डबल हुआ है, अच्छा चला है स्टॉक। तो शुक्रिया डिम्पी जी, एक बार फिर से एक्नॉलेज करने के लिए। मेरे पास और भी कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बात करूंगा। नहीं, मैं 2-3 शेयर बताना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल सर। पहला पहला चॉइस है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स जो करीब-करीब अभी 535 पे ट्रेड कर रहा है। ये बाद उठ रहा है, और रेवेन्यूज़ भी इस कंपनी के बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि यदि कोई इसको मीडियम टर्म के लिए लेता है, तो 600 के लक्ष्य के लिए इसको खरीद सकता है। दूसरा मेरा जो जो स्टॉक होगा वो है एचडीएफसी लाइफ। मैंने अभी बोला एचडीएफसी बैंक मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर अगर लाइफ का बिजनेस देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बुक होती हैं। पहले हुआ था कि बजट में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए 5 लाख के ऊपर वाला कुछ जो खबर आया था, वो गड़बड़ था। मगर इस बार बजट में कुछ भी नहीं था, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और इस बार जो वॉल्यूम्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के, जो कोविड के बाद निरंतर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा क्वार्टर जाना चाहिए एचडीएफसी लाइफ के लिए, तो इसको 700 के लक्ष्य के लिए खरीदा जाए। और तीसरा मेरा जो पसंदीदा शेयर है वो है क्रिसिल, थोड़ा आज चल भी चुका है। क्रिसिल प्राइमरली एस&पी का कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का ग्लोबल पेरेंटेज है इसकी, और क्रेडिट रेटिंग में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है क्रिसिल।
और अभी करीब-करीब 4370 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये 4600, 4800 और 5000 के लिए इसको खरीदा जा सकता है। बड़ा शेयर है मगर सेफ है और जो मार्केट शेयर है इसका वो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इसका क्रेडिट रेटिंग में। तो ये 3 कॉल्स मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। ड्रग्स तीनों, अब देखिए क्या शानदार विजय जी ने शेयर के नुकसान होने की गुंजाइश नहीं हो सकती अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लेते हैं 6 महीने का, 3 से 6 महीने का। आरटी ड्रग्स खरीदारी करने की सलाह 600 रुपये तक का लक्ष्य होगा। कृषि में खरीदारी कीजिए, पहला लक्ष्य होगा 4600, रेटिंग एजेंसी है 4800 दूसरा लक्ष्य होगा, और 5000 अल्टीमेट टारगेट होगा। यहाँ से यानी कि करीब करीब जो है ना एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। कंपनियों में कोई शेयर आपको पसंद आता है क्या? आप ये सवाल मुझसे है? जी विजय सर। देखिए नो डाउट जिस तरह का रनअप अभी सरकारी कंपनीज ने अक्रॉस द बोर्ड दिखाया, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पावर यूटिलिटी हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या एमएमटीसी जैसे शेयर भी हो जो एकदम से तेजी पकड़ी और कहीं पे पहले बिल्कुल धराशायी बैठे रहते थे। तो फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तेजी हो चुकी है, थोड़ा-सा ब्रीदर लेना चाहिए। अगर यहाँ से 20-30% नीचे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो लीजिएगा। और इसमें भी जो मेरा पसंदीदा क्षेत्र है वो रेलवेज और पावर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में यदि नीचे में कुछ मिलता है तो लीजिएगा। आईआरएफसी मुझे बहुत पसंद है। मुझे आरबीएनएल बहुत पसंद है, रेलटेल पसंद है, पावर में पीएफसी अच्छा है, पीटीसी अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसी आरईसी अच्छा है। पीएम कैसे जो है सरकारी कंपनियों के हालात एनडीए सरकार में बदले हैं, यूपीए सरकार में कितने बुरे हालात थे। अब आप 10 अगस्त से लेकर अब तक का चार्ट दिखाइए तमाम पीएसयू कंपनियों के, आपको रिटर्न दिख जाएगा, खासतौर पर आरईसी, पीएफसी। क्योंकि इससे पहले 10 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष जिन सरकारी कंपनियों के खिलाफ बोलता है उसको खरीद लीजिए, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तब से देखिए तमाम शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। डिम्पी, अभी थोड़ी देर पहले विजय सर से बात हुई, उनको भी फ्रेम में लेकर आइए। सीधे तौर पे हमने देखा फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ना सरकारी कंपनियों के बारे में बोला है। सबसे पहले डिम्पी आप बताइए। उसके बाद हमने देखा था कि सरकारी कंपनियों में जैसे ऐसी तेजी आ गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और मुझे याद नहीं है कि ऐसी तेजी हमने कभी आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल इस समय कभी देखी इस तरह की तेजी। ये तो सालों नहीं चलते थे। देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी कंपनी का डीएनए चेंज हो गया। जो पहले काम करते थे किसी और तरीके से, वो किसी और तरीके की सोच रखने लग गए हैं। उनकी बैलेंस शीट्स ठीक हो गई, उनका काम ठीक हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल अपनाती हैं। जिन कंपनीज़ को भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, सारी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। इनके अंदर अगर है भी तो अलग अलग जैसे ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज देख रहे होंगे आप। देश में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनी है जो इनका स्टेचर रखती है? तो जैसे गवर्नमेंट थोड़ा भी इनके पक्ष में आके पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है या कंपनीज अपनी तरफ से काम करती हैं तो रिटर्न कुछ इस तरह का आता है। खैर, मैं अपनी पॉइंट को ज़्यादा नोटिस ना करवाते हुए चोपड़ा सर से ज़रा समझना चाहता हूँ, वो कुछ बात कहना चाह रहे हैं इस पर। चोपड़ा सर अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ज़रा टेक्निकल एनालिस्ट पे जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई उनसे बात हुए। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात करी। मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हुआ करता था सरकार का, जो कभी मीट आउट होता नहीं था। इस बजट में बातचीत भी नहीं की गई। हो सकता है जुलाई के बजट में बात ये कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, थोड़ी सी जस्टिफाइड है क्योंकि बहुत अंडरवैल्यूड थी सरकारी कंपनीज। तो वो वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी था जो कि अब हुआ है। और आई एम श्योर बीच में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई होंगी कि उनका वर्किंग चेंज हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई है। बट एक और बात जो है, जो अंडर वैल्यूड थी, वो भी कहीं ना कहीं या तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई है, जहां पर डिमोनेटाइजेशन के जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है।